वेलकम फ्रेंड्स। एनपीटीईएल प्रथम वर्ष परीक्षा 2026 के लिए प्रश्न कोड 804 अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के जो प्रीवियस ईयर के 2020 से 25 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बता दें फ्रेंड्स कि ये वाला जो पेपर है यह 25 नंबर का ही होता है, तो इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे नहीं जाते, सिर्फ 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा छोटा भी रहने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं। चलिए 2025 में देखते हैं क्या क्या पूछा गया। इससे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला पूछा गया, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप कितने होते हैं। तो हमें बताना है कि जो हम जब उपयोग करते हैं तो उस प्रयोग के रूप में भाषा कितने प्रकार की होती है। तो इसका जो सही आंसर है ये देखिए, जो डार्क कलर से हाईलाइट है, 2 रूप होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 2 रूप होते हैं। फिर पूछा है, अयोग वह वर्ण किन्हें कहते हैं। हालांकि ये वाला जो पेपर है यह हिंदी लैंग्वेज से संबंधित होता है, तो ये जो बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ कठिन क्वेश्चन है। तो अयोग वह कौन से वर्णों को कहते हैं। तो अम और अहा को ही हम क्या कहते हैं, अयोग वह कहते हैं। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इन इंडक्शन मेथड द टीचिंग मैक्सिम यूज्ड इज। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वह है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि में पहले जो है विशिष्ट चीज़ें सिखाई जाती हैं और फिर उनसे धीरे धीरे नॉर्मल की ओर लेकर आते हैं। इस मेथड को इंडक्शन मेथड भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने का प्रथम चरण पूछ रहा था। फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज 2025 में आया था। भाषा कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या पठन कौशल। क्या है भाषा सीखने का पहला चरण। तो भाषा जो सीखने का पहला चरण होता है वह श्रवण कौशल ही आएगा, क्योंकि पहले आप भाषा किस तरह से बोली जा रही है, कैसे बोली जाती है, उसको सुनोगे, ऑब्जर्व करोगे, इसके बाद ही तो आप खुद से उसको सीख पाओगे। सबसे पहले जो भाषा सीखने का पहला चरण है वह क्या है, लिसनिंग। तो इसको आपको याद रखना है। अब पांचवा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था कि हर वर्ड के अनुसार जो पाठ्य योजना है उसके कितने चरण होते हैं, यानी कि जो लेसन प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू हर वर्ड उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो हर वर्ड के अनुसार पूछेगा। पाठ्य योजना के सीधे सीधे 5 स्टेप्स होते हैं, हमें सीधा क्वेश्चन का आंसर लगाना है। चलिए आगे देखते हैं 2024 पे आएंगे आप क्वेश्चन। तो कक्ष में भाषा का कार्य पूछ रहा है। संप्रेषण में उपयोग होती है, कक्ष में चर्चा में उपयोग होती है, लिखित कार्य में भाषा का उपयोग होता है, या फिर सभी के सभी सही है। तो देखो क्लासरूम में भाषा की क्या कारण, क्या है कम्युनिकेशन में उपयोग होती है, तो बिल्कुल होती है। क्या है कक्ष चर्चा में प्रयोग होती है, यानी कि अपन क्लासरूम में जो डिस्कशन करेंगे वो भी तो भाषा में ही करेंगे, साइन लैंग्वेज में तो करेंगे नहीं या करते नहीं। लिखित भाषा में, लिखित कार्य में भाषा का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इसके सही है। अब आते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। जो वर्ण होते हैं यानी कि जो लेटर होते हैं वह भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति के बारे में पूछ रहा है। वैसे यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि ध्वनि जो है उसे सबसे छोटी इकाई मानना चाहिए, किंतु आप इसको एक बार रीचेक कर लेना भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्योंकि ध्वनि को भी मैंने देखा है, ऐसा याद है मुझे कि ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति क्या है। सक्रिय अधिगम की प्रविधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट पद्धति, या फिर सबके साथ। तो जो भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति है यानी कि जो न्यू मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है उसमें हम एक्टिव लर्निंग भी करते हैं, खेल मेथड का उपयोग भी करते हैं और प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा।
श्रवण कौशल शिक्षण की विधि के बारे में जानना चाह रहा है। तो देखो और कहो या फिर सस्वर वाचन करो। तो श्रवण कौशल के बारे में पूछ रहा है, यानी कि लिसनिंग जो स्किल होती है उसमें क्या होता है। तो उसमें देखो, देखो और कहो विधि और सस्वर वाचन दोनों ही आ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। चलिए 10वें क्वेश्चन चलते हैं। सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के बारे में जानना चाह रहा है। स्कोप ऑफ कंटिन्यूअस इवेल्युएशन के बारे में जानना चाह रहा है। तो इसमें जो एक आंसर दिया होमवर्क, मेरे होमवर्क पे नेगेटिव चीज़ हो जाती है जब भी हम बच्चों के संदर्भ में देखते हैं। तो इसके बाद छात्रों की अभिरुचि और ज्ञान, तो बिल्कुल सही, बी और सी को हम दोनों को ही लगा सकते हैं, यानी कि बी और सी छात्र की अभिरुचि और ज्ञान क्या है, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र है। अब पूछा है अयोग्य वाह वर्ण कौन से वर्णों को कहते हैं। यह फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है और आप इसको थोड़ा ध्यान देना। अम और आहा, इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ऊष्म व्यंजनों के बारे में भी पूछ सकता है, जो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन जिनको बोलने से हमारी जो है ऊष्मा बाहर निकलती है, इसमें आते हैं सा वर्ग के सारे शा शा शा, ये वाले ऊष्म व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से कई क्वेश्चन वर्णमाला से आते हैं, आपको एक बार उनको देख कर जाना होगा। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा, आगत वर्णों की संख्या पूछ रहा है। आगत वर्णों से तात्पर्य ऐसे वर्णों से है जो कि किसी दूसरी भाषा से मिक्स होकर नए रूप में आए हैं। जैसे कि इसमें दिया है जा और फा, दो दो को आगत वर्ण माना गया है, यानी कि ये सिंपल वाला जा नहीं है, इसमें ये इधर एक बिंदु लगा रहता है जा जी। ये जो है जो उर्दू भाषा में उसमें उपयोग होते हैं, वहाँ से इनको लाया गया है। और इसी प्रकार से एक और होता है शायद, जो आप कभी भी देखते होंगे इंग्लिश में कोई सही चीज़ में आ आता है तो उसमें इस प्रकार का आ आता है, तो ये भी होता है। वैसे इसमें दो मानी गई है और उसका जो मैंने लिखा है वो भी सही है, जा और था को माना गया आगत वर्ण, तो इनको भी आप देख कर जाएं। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। अब त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो एक बात तो याद रखना, जैसे ही केवल लगा दिखा है उसको हटा देना, क्योंकि नेगेटिव चीज़ हो जाती है केवल आ रहा है। तो इसके बाद जो अगले क्वेश्चन में दिया है, बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल त्रिभाषा सूत्र का यही लक्ष्य है कि हम बहुभाषावाद को भी समझ सकें और राष्ट्रीय एकता को भी हम बढ़ा सकें। और विदेशी भाषाओं को हटाना ये भी नेगेटिव बना रहा है। बच्चों की प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या कहलाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चों की प्रगति का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड पोर्टफोलियो कहलाता है। प्रहसन साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है, यानी जो प्रहसन होता है वह साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। तो जो प्रहसन होता है वह नाटक और एकांकी यानी कि ड्रामा और प्ले में आता है। इसको भी सीधा सीधा याद रखना है आपको। अब अंतः स्तः व्यंजनों के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जो या वर्ग होता है या रा ला वा, इसे हम अंतः स्तः व्यंजन कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉन्सोनेंट या रा ला वा, या रा ला वा, या कैसे होते हैं, अंतः स्तः व्यंजन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानना चाह रहा है, क्या वह पद हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं या वर्ण हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो वर्ण ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शब्द तो वर्णों से मिलकर बने हैं और वाक्य शब्दों से मिलकर बने हैं और पद भी इसी प्रकार से किसी न किसी चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाएगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्ण मानी जाएगी। भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में जानना चाह रहा है। श्रुत सामग्री को समझने का विकास होता है, औपचारिक व्याकरण का ज्ञान मिलता है, लिखकर व्यक्त करने की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा विकास संबंधी ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है वह औपचारिक व्याकरण का ज्ञान होता है। नॉलेज फॉर्मर ग्रामर, नॉलेज ऑफ फॉर्मर ग्रामर क्या होता है। मौन वाचन से आशा पूछ रहा है। 19वां क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया, मौन वाचन से क्या आशा होता है। धीमे धीमे पढ़ना, सस्वर पढ़ना, बिना बोले पढ़ना, या फिर आदर्श वाचन होता है। आदर्श वाचन यहाँ पर सेंस नहीं बनाएगा। धीमे धीमे पढ़ना का क्या मतलब, इसमें भी तो बोलना पड़ेगा, और सस्वर पढ़ोगे उसमें भी बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर बिना बोले आप मन में पढ़ते हो तो उसे क्या बोलते हैं, मौन वाचन, यानी कि मन में पढ़ना ही क्या होता है, मौन वाचन होता है। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कैसे, इकाई योजना कहा जाता है, कालखंड वार योजना कहा जाता है, मासिक योजना, या उपरोक्त सभी कहे जाते हैं।
तो भाषा शिक्षा में जो हम दैनिक पाठ्य योजना क्या आती है उसे हम कालखंडवार योजना कह सकते हैं, यानी कि पीरियड वाइज प्लान, यानी कि रोज के रोज नया प्लान बनाना पड़ता है पीरियड के लिए, उसको बोलेंगे कालखंडवार योजना। बाकी मासिक योजना तो यह दैनिक नहीं हो सकती क्योंकि यह तो एक माह में एक बार होगी। और यूनिट प्लान एक दिन से कई दिनों तक चल सकता है, इसलिए यह भी दैनिक नहीं हो सकता। लेकिन जो पीरियड वाइज प्लान है यानी कालखंडवार प्लान है, रोज के रोज चलता है, तो इसे हम दैनिक योजना में डाल सकते हैं, दैनिक पाठ्य योजना में डाल सकते हैं। भाषा की प्रकृति पूछ रहा है, क्या भाषा को अर्जित किया जाता है या सामाजिक होती है या परिवर्तनशील होती है या फिर सभी की सभी होती है। तो देखो, भाषा को अर्जित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। क्या भाषा सामाजिक है? हाँ, भाषा समाज के लिए बात करने या कम्युनिकेशन का एक जरिया होती है। इसके अलावा क्या भाषा परिवर्तनशील है? बिल्कुल, भाषा को समय के साथ परिवर्तन किया जा सकता है या भाषा में समय के साथ परिवर्तन होता ही रहता है। तो इस प्रकार से इसके सभी आंसर हो सकते हैं, इनकी सभी के सभी। हिंदी भाषा की लिपि पूछ रहा है। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सबको याद ही होगा। हम अपनी जो लिपि है हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ये जो अक्षर है इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये सब क्या है? देवनागरी लिपि है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा शिक्षण का सिद्धांत पूछ रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। रुचि का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का है, अभ्यास का सिद्धांत है। तो देखो, भाषा शिक्षण का सिद्धांत में रुचि भी होनी चाहिए, रुचि का सिद्धांत भी होता है, क्रियाशीलता भी होती है और अभ्यास भी होता है, यानी कि इसमें क्या आएंगे? सभी के सभी आंसर आएंगे। अब पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन होता है लोगों को, कितने स्वर माने और कितने नहीं माने। तो आप देख लीजिए, बोर्ड ने आपका 11 सही उत्तर माना है, तो आपको 11 ही मानना है। स्वरों की संख्या आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 12 हो रहे हैं, लेकिन इसमें बोर्ड ने आंसर सही कितना माना है? 11 माना है। तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर लगाना है। इसके अलावा एक तो अभी ये भी रह गया, ऐसे करके मिलाओगे तो 13 हो जाते हैं, लेकिन बोर्ड ने जो सही आंसर माना है भाई 11 माना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मूल्यांकन की प्रविधि पूछ रहा है, इनकी मूल्यांकन की विधि क्या होती है? क्या साक्षात्कार हो सकती है? क्या प्रश्नावली? क्या अवलोकन? तो मूल्यांकन का मतलब ही क्या है? किसी चीज़ का आकलन करना। तो वह आप किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार के माध्यम से आकलन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? प्रश्नावली के माध्यम से क्वेश्चन पूछ के आकलन नहीं कर सकते, कर सकते हो। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करके उसको देखकर या उसको समझकर नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो जो मूल्यांकन है वो सभी के लिए हो सकता है, साक्षात्कार, प्रश्नावली या अवलोकन, किसी भी विधि से मूल्यांकन किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पूछ रहा है। वाचक, लक्षक, व्यंजक या फिर सभी के सभी। तो अर्थ के आधार पर जो है शब्द वाचक भी हो सकते हैं, लक्षक भी हो सकते हैं और व्यंजक भी हो सकते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। अर्थ के आधार पर क्या है? शब्द के भेद सभी हैं। भाषा ध्वनि संकेतों का एक व्यवहार है, कथन किसने कहा था? तो श्री श्याम सुंदर दास जी ने यह कथन कहा था कि जो भाषा है वह ध्वनि संकेतों का एक व्यवहार है। इसको सीधा सीधा याद रखिए, श्याम सुंदर दास का कथन आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाषा ध्वनि संकेतों का एक व्यवहार है या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्त उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह है NCERT, यानी कि जो हमारा नेशनल करिकुलम एजुकेशन का जो है NCERT, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, इसके द्वारा कहा गया है कि प्राप्त उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि पूछ रहा है। तो बोलने का कौशल क्या, यदि आप किसी से वाद विवाद करोगे उससे नहीं विकसित होगा, कहानी कथन करोगे उससे नहीं विकसित होगा, अंताक्षरी से नहीं विकसित होगा। अंताक्षरी में आपने याद होगा, आप आ से गाना गाओ, बा से गाना गाओ, इस प्रकार से चलती है ना, तो क्या उससे बोलने का कौशल यानी कम्युनिकेशन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यानी कि सभी के सभी क्या होंगे? इसके सही उत्तर होंगे। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है। तो अब देखो,
कोई भी पॉइंट इसमें नेगेटिव नहीं। विश्वसनीयता एक अच्छी चीज़ होती है, वैधता यानी कि रिलायबिलिटी भी एक अच्छी चीज़ है, यानी कि इसमें दोनों ही पॉइंट आ जाएंगे। एक अच्छे मूल्यांकन में विश्वास भी होता है और वैधता भी होती है, यानी आ और वाह दोनों ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये है हमारे पिछले 2020 से लेकर 25 तक के 5 वर्षों के मैंने आपको सारे के सारे जो इस विषय से प्रश्न आए थे करवा दिए। अब अफसोस की बात यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ 5 ही आते हैं, चूँकि यह पेपर ही टोटल 25 नंबर का होता है, तो उस हिसाब से इसमें सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बाकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन और कुछ 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 ही की वजह से सिर्फ 30 ही ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिले हुए हैं। बाकी आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।